नमस्कार दोस्तों, मैं पारस शर्मा। आज आपको कुछ फिनंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, और अक्सर लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि जो है कि हम लोग कहाँ अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करें, उसके बारे में जानकारी देना। तो होता क्या है कि ये जो फिनंशियल प्लानिंग जो होती है ना, वो हमारे सब लोगों के लिए अलग अलग है। एक आदमी पे किसी पे निर्भर नहीं करता है। कहने का अर्थ है कोई थंब रूल नहीं है। ये थंब रूल जो भी बोलते हैं ना, 10%, 20%, 10% जो है ईएमआई में डालो, 20% जो है सेविंग में डालो, 30%। भाई इनकम ही नहीं है मेरा, तो उसमें कौन सा थंब रूल लगाऊं? कहने का अर्थ है इनकम किसे कहते हैं? तो कहने का अर्थ है आप कमाते हैं इतना और खर्चा इतना, कमाते हैं इतना और खर्चा इतना। तो वहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जितना आप कमाते हैं और जेन्युइन खर्च जो होती है वो आपका उसके बराबर है ना। और आप अगर देखने जाएंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाते हैं इतना और खर्च होते हैं इतना। कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा, मतलब 100 रुपये कमाता है और 80 रुपये खर्च होता है, तो 20% का अंतर होता है। तो वो 20% कहाँ खर्च करें? तो सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड में रखना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाते हैं 100 रुपया और उनका 120 रुपये खर्चा है, तो वो हमेशा माइनस में, तो उसके लिए कोई फिनंशियल प्लानिंग ही नहीं है। उसको सबसे पहले जो है ना, जो होता है वो सिक्योरिटी लेना चाहिए। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाते हैं इतना, खर्च होता है इतना, या बोल सकते हो खर्च होता है इतना और कमाते हैं इतना, 4-5 गुना ज़्यादा इनकम होता है उससे ज़्यादा, है ना। या सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, आजकल लोग जो है ना, सरकार भी मानती है कि 6 लाख रुपया जो इनकम है वो जनरल इनकम है। कहने का अर्थ है 6 लाख रुपये जो है आपका इनकम जो है जनरल आदमी कमाता है, इसीलिए उस पर टैक्स छूट कर दिया गया 5 लाख 6 लाख तक, है ना। कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, समझ पा रहे हैं। और जो है आपको कुछ लोग जो होते हैं 10 लाख, अब तो सरकार मान भी रही है कि 10 लाख तक कोई जो इनकम कमाने वाले जनरल फैमिली वाले हैं, इसीलिए उस पर छूट दे दिया गया है। तो अब कहने का अर्थ है कि सबसे पहले कहाँ पैसा फंसावें। अगर कुछ बचता भी है तो मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए बताऊंगा जो कमाते हैं 100 रुपया और खर्च हो जाता है उनका 80 रुपया, यानी कि 20 रुपये का अंतर रहता है, 20% के आसपास का। या बोल सकते हो सिंपल भाषा में कि 6 लाख रुपये कमाता है और साल का 5 लाख रुपया उसका जो है खर्चा है, बीवी बच्चों में घर का खर्चा है, ये सब 1 लाख रुपये 80,000 रुपये बचता है किसी तरह, तो उनके लिए प्लानिंग अलग होगी। एक आदमी ऐसा जो 6 लाख रुपये कमाता है लेकिन जो है कमाता है 8 लाख रुपया और खर्च होता है 5 लाख या 6 लाख, 30% उसका बच जाता है, 40% बच जाता है। उन लोगों के लिए प्लानिंग अलग होगी, कोई थंब रूल नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि जब आपके पास पैसे नहीं बचते हैं और थोड़ा पैसा बचता है, तो 20% के आसपास बचता है, तो सबसे पहले कहाँ पैसा लगावे? तो फिनंशियल पिरामिड एक होता है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हमने भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरह किया, क्योंकि मैं भी वैसा कुछ था नहीं, मेरा भी इनकम सेम था। मैं 100 रुपये कमाता था, 80 रुपये मेरा खर्च हो जाता था, 20% का बचत होता था, है ना। अगर मैं 6 लाख रुपये कमाता था, 50,000 रुपये महीना, तो 40,000 रुपये मेरा एकदम खर्च फैमिली का प्रति हो जाता था, है ना। कोई ना कोई, हर एक घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, उसमें खर्च होते हैं, फादर रहते थे, तो इस टाइप से होती थी। तो कहने का अर्थ है उस केस में क्या किया जाए, किस तरह से आप फिनंशियल प्लानिंग करें ताकि अचानक से कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो। तो उस केस में जो है हमारा है कि सबसे पहला जो कदम करना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम 10 लाख का इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस? तो हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। मिनिमम 10 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए पूरे फैमिली का। और वो ईएमआई पे अगर लेना चाहें तो 2,000 रुपये महीना पे आ जाएगा 10 लाख का इंश्योरेंस, है ना। पूरा फैमिली इन द सेंस बीवी, मियाँ बीवी, बच्चा सब, MBBS, है ना। तो
वाइफ हस्बैंड और 2 बच्चे का ऑन एन एवरेज 20 से 22 हज़ार में आराम से 8 से 10 लाख का हो जाता है। उसमें भी अगर नहीं पूर रहा है तो और 2-3 हज़ार रुपये कम करके, है ना, 16 से 17 हज़ार तक में आपका 5 लाख का तो आ ही जाएगा। तो ये ले ही लेना चाहिए। बोले क्यों ऐसा भाई? तो ऐसा इसलिए कि होता क्या है, जब आपके पास पैसे ही नहीं बचते हैं और आप जितना कमाते हैं उसका 10% 20% ही बचता है, तो उस केस में पक्का है आपकी स्थिति ख़राब है। यानी कि कभी भी अगर आपको क्रिटिकल इलनेस या एक्सीडेंटल या कोई तरह का बीमारी हो जाए, तुरंत पैसा जो है आप कर्ज उठाएंगे, कर्ज ले करके और ये लेंगे। कर्ज से बचना चाहिए आदमियों को, क्योंकि होता क्या है, कर्ज में जो इंटरेस्ट रेट होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप मान लीजिए 1 लाख रुपये आपने रखा है और 1 लाख रुपये जो आपने रखा है तो सेविंग अकाउंट में रखा होगा तो 3% का मिलता है, और अगर आप लोन लेते हैं तो कम से कम 12%, 10 से 12% देना पड़ता है, यानी कि बैंक हमसे कमाती है। तो यहाँ पे इस केस में सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। उसके बाद जो है जहाँ तक हो सके टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, एक अच्छा पॉलिसी में टर्म का। मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा लेना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए या 10-12 दिन का अचानक से हम हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो हमारा तो कमाई ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो उस केस में हमारा कमाई के साथ साथ फैमिली को भी मिले पैसा, मतलब कंपनी हॉस्पिटल का तो खर्चा मिले ही, इन फैमिली को भी मिले, उसके लिए भी सोचना चाहिए। इस तरह का प्लान है मार्केट में, है ना। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा प्लान है वैसा, जो आपकी फैमिली को भी पैसा देता है, सम एश्योर्ड का 1%, है ना। तो इस तरह से मैंने खुद उठाया है, मैं खुद लिया हूँ, है ना। मान लीजिए आपने जो है आपके साथ हो गया 10 दिन के लिए, आपका एक्सीडेंट हो गया, 10 दिन के लिए आप हॉस्पिटल भर्ती हो गए, है ना, 10 से 12 दिन आप जो है बेड पे रह गए, है ना। तो उस केस में क्या हुआ, आपका 12 दिन का तो ऑफिस में अगर मान ले रहते बैठते या दुकान पे बैठते तो कम से कम 2,000-3,000 रुपये पर डे तो कमाते ही, तो 30,000 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन यहाँ क्या कर रही है, 1%, यानी कि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड था मेरा, तो 1 लाख रुपये आपको देती है, और साल में 10 बार अगर आप हो गए तो 10 बार आपको मिलेगा, ये खासियत है। तो इस तरह की पॉलिसी आपका प्लानिंग होना चाहिए। बाकी सब कंपनी तो सब कुछ देती ही है। और भी डिटेल के लिए मैं स्पेशली मैं बताऊंगा हेल्थ इंश्योरेंस में कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या, हेल्थ इंश्योरेंस वैसा अगर नहीं मिलता है तो 2 तरह का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कम कम पैसे का ही हो सके तो, अगर अभी कम पैसा है तो एक में ऐसा जो हॉस्पिटल का खर्चा दे दे, और दूसरा पॉलिसी ऐसा होना चाहिए जो कि आपको घर चलाने के लिए पैसा दे। ऐसे भी है, मैंने क्या किया था, LIC के कुछ प्लान ऐसे थे जो कैश बेसिस पे मिलता था बेनिफिट, और हॉस्पिटल का खर्चा तो हॉस्पिटल का खर्चा। तो इस तरह का प्लानिंग भी करना चाहिए जो बहुत सारी कंपनी देती है। कुछ कंपनियां तो ऐसी भी प्लानिंग करती है कि आपकी जो है बीमारी कुछ भी हो, आपको एक मुश्त पैसा दे दिया जाएगा, है ना। तो वो भी है सिस्टम। सबसे ख़ास बात क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस में अक्सर लोगों का एक कहना है कि जो है पैसा, अगर हमें कुछ नहीं होता तो पैसा तो मेरा बेकार चल जाता है, 30 से 35 हज़ार रुपये साल का। तो उस सिचुएशन में क्या करें, है ना। अगर हमने 10 साल किया तो 3.5 लाख रुपये चला गया। तो कुछ मार्केट में ऐसे भी प्लान है, यूलिप कह करके, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा जो है आपका यूलिप में फंसा दिया जाता है, और उसमें 15 से 20% का रिटर्न दे रहा है कंपनी, और 3 साल में, मतलब 10 साल में अगर आपने 3.5 लाख रुपये दे दिया तो वो 10-30 लाख रुपये बन जाता है, 25 से 30 लाख रुपये बन जाता है 10 साल में। और इस बीच में अगर बीमार उमार पड़े तो वो अलग पैसा देगा। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं डिटेल डिस्कशन मैं एक सेपरेट वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता दूंगा मैं। दूसरा क्या, लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस में पैसा फंसाना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में भी टर्म प्लान सबसे पहले, अगर आपके पास पैसे कम है ना, तो
LIC के भी कुछ टर्म प्लान्स हैं जो कि एक ही बार में आप दे करके ज़िंदगी भर का झंझट ख़त्म कर सकते हैं। 70-75 साल के लिए आपने, जैसे आज मैं 40 साल का हूँ, मैं एक 25 लाख का ले लिया और उसका 1% जो है 25,000 रुपया गुना 4, यानी कि 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया हमने एक बार दे दिया और टेंशन फ्री, कभी आपको प्रीमियम ही नहीं देना है। आज से लेके 75 साल तक में अगर आपको कुछ होता है तो फैमिली वाले को 25 लाख रुपये मिल जाएगा। एक्सीडेंटल होता है तो 50 लाख रुपये मिल जाएगा। आपका झंझट ही ख़त्म हो गया देने का। तो इस तरह का प्लान भी है अवेलेबल जो सिर्फ LIC के पास है, ये लेना चाहिए, है ना। टेंशन फ्री रहते हैं। जब टेंशन फ्री रहते हैं ना तो क्या होता है, आप काम अच्छा से करते हैं, आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, है ना। इस तरह की बातें होती हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें सबसे पहले होनी चाहिए। कुछ लोग को शुरुआत में ही चाहते हैं क्या कि हम शेयर मार्केट EMI मतलब जो है इंश्योरेंस, ये शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। तो मैं उन लोगों को बोल देता हूँ जिनका इनकम इतना है और ख़र्चा भी उसी के बराबर है, उसको शेयर मार्केट में कभी नहीं जाना चाहिए, एकदम मत जाइए। क्यों? क्योंकि वैसे सब लोग ही 90% लोग हैं और आप शेयर मार्केट में आप देख लें तो 3 साल से ज़्यादा कोई पैसा नहीं रखता है, 2.5 साल 3 साल मैक्सिमम। आप बड़े से बड़े आप देख लो। मैं चूँकि एडवाइज़र हूँ और मैं इनकम टैक्स का काम भी करता हूँ, तो मेरे पास रोज़ क्लाइंट आते हैं और मैं जितने भी लोग जो शेयर मार्केट में काम करते हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि वो मंथशिप जो चलाते हैं वो बंद कर देते हैं 1 साल में। क्यों? अचानक से जो है कोई बीमार पड़ गया, फैमिली फंड की ज़रूरत पड़ गई, पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़ गया, या खर्च बढ़ गया अचानक से शादी ब्याह के लिए, किसी का शादी ब्याह हो गया, है ना, साला साली, भाई बहन, या कोई गिफ्ट देना हो, इस तरह की चीज़ें हो जाती है। या अचानक से घर में एक बड़ा सा मोबाइल ले लिया, है ना, एप्पल, तो उस कारण से भी जो है ये होती है ना। और तो उस केस में शेयर मार्केट में कभी ना जाएं। तो 2 चीज़ें, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस उसमें ज़रूरी है। क्रिटिकल इंश्योरेंस, क्रिटिकल लाइफ मतलब क्रिटिकल जो बीमारी होती है उसके लिए भी इंश्योरेंस, है ना, लेना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका कि इनकम इतना है, खर्चा इतना है और इनकम इतना, मतलब दुगना। उस केस में भी हेल्थ इंश्योरेंस का वैल्यू बढ़ा दीजिए, लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ा दीजिए। लाइफ इंश्योरेंस में शुरुआत में तो आपने सबसे पहले टर्म प्लान ले ही लीजिए। टर्म प्लान कितना का लेना चाहिए मिनिमम, तो ये आपको मैं बता दूं, कहा जाता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है हर एक आदमी का, है ना। हर एक चीज़ का एक वैल्यू होता है, तो हमारे शरीर का भी सरकार ने मतलब एक वैल्यू है जिसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहा जाता है, कि आप कितना कमाएंगे। मान ले मैं आज 40 साल का हूँ तो और कितना दिन कमाऊँगा। अगर नौकरी में हूँ तो 60 साल तक माना जाता है, सरकार भी 60-62 साल के बाद जो है नौकरी बंद करवा देती है, मतलब उसको रिटायर कर देती है। तो उस केस के लिए माना जाता है तो 60 - 40, 20 साल आप और काम करेंगे। हर एक साल आप कितना कमा रहे हैं? ऑन एवरेज मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ, तो 10 लाख रुपया गुना 20, यानी कि 2 करोड़ का आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए, है ना। ये आपकी रिप्लेसमेंट वैल्यू है शरीर का। या दूसरे भाषा में ऐसा बोल सकते हैं, एक इनकम रिप्लेसमेंट वैल्यू से भी जो है ह्यूमन लाइफ वैल्यू माना जाता है। आप जितना कमाते हैं, है ना, उसका 200 मंथली इनकम का 200 से गुना कर दीजिए। 200 से इसीलिए क्योंकि 6% ऑन एवरेज जो है हमारा मार्केट में पैसा FD में मिलता है, टैक्स वैक्स काट करके। यानी कि अगर आपने 2 करोड़ का कराया तो 2 करोड़ का आपका पैसा मिलेगा 6%, 12 लाख रुपया, और उसमें से 2 लाख रुपये का टैक्स चला गया तो 10 लाख रुपया जो है आपके पास रहेगी। तो वही 10 लाख रुपये पहले वाला भी जो हमेशा आता था। तो मिस हैपनिंग के केस में 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म प्लान से ही संभव है, ये सबसे पहले लेना चाहिए। और टर्म प्लान भी ऐसा लेना चाहिए, या तो सिंगल प्लान ले लो, मतलब सिंगल दे दो। अगर पैसे अभी नहीं है, कम है, तो आप सीरीज पेमेंट चलते जाइए 30 साल के लिए, 25 साल के लिए, है ना, तो वो कम पड़ता है। और थोड़ा सा अगर पैसा ज़्यादा है तो
आप जो है टर्म प्लान वैसा लीजिए जो 10 से 12 साल में आपको देने के बाद बंद कर दें, देना ही ना पड़े, है ना। कुछ मार्केट में ऐसे भी प्लान है जो कि आपको पैसा भी लौटाता है, तो इसके बारे में भी मैं सेपरेट टर्म प्लान के बारे में भी वीडियो में बताऊँगा। तो ये चीज़ें हैं, है ना, कि आपका अगर टर्म प्लान से कुछ नहीं मिला तो पैसा बाद में मिल जाता है, 100 साल तक का कवर होता है, ठीक है। ऐसे भी मार्केट में प्लान है और अच्छे कंपनी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब कहने का अर्थ है, आपने समझ लिया कि जिसका इनकम इतना है, खर्चा इतना, उसके लिए भी हमने बताया। जिसका इनकम इतना है और खर्चा उससे थोड़ा सा ज़्यादा है या कम है, मतलब 10% आगे पीछे है या 20% आगे पीछे, तो उसके लिए। कुछ लोगों का इनकम जो है ना यह है और खर्चा है इतना सा, उन लोगों को जो है ना टेंशन ही नहीं है। अगर 4-5 साल नहीं भी कमाए तो वो उन लोगों को टेंशन नहीं है, ये माना जाता है। 5 साल नहीं भी कमाए और उसका सारा पैसा, मतलब जितना खर्चा उसके हिसाब से 5 साल पूरा हो जाएगा एक ही साल का इनकम से। तो इन लोगों को सेविंग करने का तरीका अलग है। अगर ये रिस्क में जाना चाहते हैं तो कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह और यूलिप में जा सकते हैं। मैं उसमें भी यूलिप में बोलता हूँ। म्यूचुअल फंड और यूलिप में कुछ अंतरें हैं। म्यूचुअल फंड और यूलिप में बहुत सारा अंतर है। क्या अंतर है कि म्यूचुअल फंड में भी उतना ही रिटर्न मिलता है और यूलिप में भी उतना ही रिटर्न मिलता है। अगर बोले तो 14 से 15% ऑन एन एवरेज सारे देते हैं, तो देता है। दूसरा क्या होता है, म्यूचुअल फंड में हमारा रिस्क कवर नहीं होता है, जबकि यूलिप में जो है जितना आप मंथली देते हैं उसका 120 टाइम्स आपको अगर मिस हैपनिंग हो तो वो पैसे मिलती है। मान लिया आपने 5,000 का सिप जो है म्यूचुअल फंड के लिए आपने लगाया, तो मार्केट में और आपके साथ मिस हैपनिंग हो गई तो कुछ नहीं पैसा मिलेगा। वो 5,000 या तो बढ़ करके 2,000 और बढ़ गया होगा, 1,000 बढ़ गया होगा, वही मिलेगा, है ना। या घट भी सकता है, घटता ही है ना। अभी तो मार्केट पूरे तरीके से डाउन हो रहा है, ये करेक्शन हो रहा है मार्केट, तो ये चल रहा है। लेकिन यही यूलिप रहे और आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि 120 टाइम्स, यानी कि 5,000 गुना 120 टाइम, यानी कि आपको 6 लाख रुपए फैमिली को मिलती है। समझ पा रहे हैं? 1 रुपये का 120 रुपये कौन देगा? ये यूलिप देती है। रिटर्न तो वही है। दूसरा क्या, इनकम टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से जाए तो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से आपको जो भी इनकम होगा उस पर टैक्स लगेंगे, और इसमें जो भी इनकम होगा यूलिप में तो उसमें आपको टैक्स पूरे तरीके से फ्री है। एक भी पैसा आपको टैक्स नहीं लगता है उस पर, है ना। एक भी पैसा आपको टैक्स नहीं लगता है। तो यूलिप के ये फ़ायदे हैं सबसे अच्छा। और लॉन्ग टर्म के लिए आप चल सकते हैं 20 साल 25 साल के लिए, है ना। यूलिप में चूँकि रहता है आपका एक डिसिप्लिन, तो इसीलिए आप पैसे जमा कर लेते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड या सिप में जो है डिसिप्लिन नहीं होता है, जिसके कारण लोग जो है मुश्किल से 2 साल चलाता है, 1.5 साल चलाता है। आप देख लो, आप पुराना, आप लोग भी उसी तरह किए होंगे, है ना। कोई भी 10 साल 20 साल नहीं चलाया होगा एक फंड में। तीसरा और सबसे जो बेस्ट फ़ायदा क्या है यूलिप और म्यूचुअल फंड के, कि म्यूचुअल फंड में जो भी काटे जाते हैं 2%, 3%, 4% जो मॉर्टेलिटी चार्ज वगैरह सब जो होता है वो सब काटा जाता है, तो फंड मैनेजमेंट चार्ज वगैरह वो सब तो कंपनी को जाती है जो आपका फंड मैनेज करता है, एमसी को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 5 साल के बाद से आपको पैसा वापस आ जाता है। वो पैसा वापस जो आता है, या 10 साल का जो भी आपने लिया, तो कंपनियाँ क्या करती है यूनिट में वो पैसा लौटा देती है और उसको भी आपके यूनिट में जोड़ करके आपको लौटाती है। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, सिंपल भाषा में हम ये कहना चाहते हैं कि फिनंशियल पिरामिड जो होती है उसके हिसाब से आपको अपने पैसे का संचालन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो और भी कुछ क्वेश्चन है ना, समय ज़्यादा हो गया, कुछ क्वेश्चन होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। मेरा नंबर है 970 960 2222। पारस कुमार शर्मा है, मैं आपका फिनंशियल एडवाइज़र हूँ, MDRT एजेंट हूँ, और कैसे मैनेज किया जाता है वो मुझे अच्छे तरीके से आता है, मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। धन्यवाद।